नमस्कार। ऑनलाइन सारथी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान के बनने की प्रक्रिया कैसी थी, आज़ादी से पहले संविधान सभा और संविधान के निर्माण की मांग किस प्रकार से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई, उस सभी चीज़ों के बारे में आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आज़ादी के बाद संविधान किस तरीके से बना। आज़ादी से पहले ही भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और लगभग 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान के निर्माण में लगा। तो ये क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ और संविधान की कौन कौन सी संविधान सभा में महत्वपूर्ण समितियां थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी चीज़ों की चर्चा आज की इस कक्षा में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। भारतीय संविधान की रचना एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब की गई? जो समय अवधि है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में की गई। यानी संविधान निर्माण में इतना समय लगा, संविधान निर्माण में लगा समय, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार किया गया। अंगीकृत का मतलब स्वीकार किया गया। इसको एक कानून का निर्माण दिया गया, यानी संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और आत्मा अर्पित किया गया। मतलब भारत के लोगों ने संविधान को अपने आप को अर्पित किया कि हम स्वयं को अर्पित कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तिथि है 26 नवंबर। और इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी देख लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है कि 26 नवंबर को प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2015 में लिया गया था। 2015 में लिया गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में, पूरा संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से, यानी संविधान के कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिए गए थे। तो संविधान 2 भाग में लागू हुआ। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए और कुछ प्रावधान जो बाकी बचे थे वो सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। अब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। क्या बना? गणतंत्र बना। इस दिन भारत एक गणतंत्र बना। भारत एक गणतंत्र बना, इसलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इस दिन की यादगार में। ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द मैंने लिखा है गणतंत्र, इसका मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे राज्य का प्रमुख, यानी राज्य या देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, वो वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है। जैसे हमारे देश का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? प्रथम नागरिक है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत की माननीय जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू,
वो वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित है। तो इसीलिए भारत को गणतंत्र या रिपब्लिक बोला जाता है। तो इसी की याद में हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब संविधान सभा की मांग कब उठी? सबसे पहले कि भारत में भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान होना चाहिए और इसके लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ऐसी मांग सबसे पहले कब उठी? तो इतिहास में कुछ दल हैं, कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने मांग उठाई है, उनका एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादी नेता थे उग्रवादी का मतलब कांग्रेस की दो धाराएं चलती थी, एक एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब कांग्रेस की ऐसी धारा जो ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने, आंदोलन के माध्यम से, और चाहे उसमें हिंसा का सहारा भी लेना पड़े, उनको भारत से भगाने के लिए तत्पर थी। वहीं कांग्रेस का एक दूसरा सेक्शन उदारवादी था जो ये चाहता था कि संवैधानिक तरीकों से अंग्रेजों के शासन को भगाया जाए और भारत के लोगों का शासन स्थापित किया जाए। जो क्रांतिकारी धारा थी आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन की, उसके एक प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उनके निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक। तो इन्होंने कौन सा विधेयक तैयार किया? स्वराज्य विधेयक में भारत के लिए एक संविधान बनाने, तो एक संविधान सभा को गठित करने की मांग की गई थी। तो सबसे पहले किसने? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में 1895 में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग उठाई। ठीक है, इन्होंने एक नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद में 1924 में सबसे पहले संविधान सभा के विचार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया। स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया गया। 1934 में, ये महत्वपूर्ण तिथि है, संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने द्वारा रखा गया था। एम.एन. रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट दल के नेता, और इन्होंने सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से संविधान सभा की मांग की। तो भारत में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले कौन थे? वो थे एम.एन. रॉय जो एक कम्युनिस्ट नेता थे। फिर कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी गांधी जी के नेतृत्व में, उसके द्वारा सबसे पहले 1935 में, कब वर्ष याद रखना है और पार्टी का नाम, कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो संविधान सभा की मांग कब कब उठी, कौन से वर्ष में उठी और किसने उठाई, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 1895 बाल गंगाधर तिलक और स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग उठा रहे हैं। फिर 1924 में स्वराज पार्टी संविधान सभा का विचार रख रही है। फिर 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.एन. रॉय पहली बार व्यवस्थित रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रख रहे हैं। और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में अपने एक अधिवेशन के माध्यम से भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का आधिकारिक प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो मांग भारत की संविधान सभा के लिए रख रही थी, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन की ओर से इन मांगों के प्रत्युत्तर में या रेस्पॉन्स में कौन कौन से कदम उठाए गए, उनको एक बार देख लेते हैं। आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मुख्य रूप से तथ्यात्मक प्रश्न होगा। या तो किसी वर्ष के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा प्रस्ताव कब आया, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा गठन की मांग सर्वप्रथम कब रखी। तो ये जो तारीख है या फिर जो वर्ष हैं
ये आपको याद रखने हैं। तो वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार कर लिया। किस मांग को स्वीकार कर लिया? पहली बार 1940 में, तो सबसे पहले वर्ष महत्वपूर्ण है, 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत की संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अब यहाँ सैद्धांतिक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक का मतलब उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दो चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या कि भारत का संविधान मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। यानी इसमें गैर भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कौन होंगे? भारतीय। तो मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, 1940 समय बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1939 से 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था या जो इंग्लैंड था वो लड़ रहा था। विश्व युद्ध में एक पक्ष था और उसे भारत की जो जनता थी, भारत की तरफ से सपोर्ट चाहिए था, समर्थन चाहिए था। इसीलिए वो भारत की जनता को लुभाने के लिए, उनका समर्थन हासिल करने के लिए ये सब कदम उठा रहे थे। ठीक है, तो फिर 1940 में कौन सा, इस प्रस्ताव को किसके नाम से जानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि 1940 में कौन सा प्रस्ताव संविधान सभा के गठन से संबंधित आया था? अगस्त प्रस्ताव। या आपसे उल्टा पूछा जा सकता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रशासन के अगस्त प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 3 प्रकार के प्रश्न आपके अगस्त प्रस्ताव से संबंधित बन सकते हैं। कब आया, अगस्त प्रस्ताव है क्या, और या फिर इसे अगस्त प्रस्ताव का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, फिर ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो 1942 में एक क्रिप्स योजना के सामने आई। क्रिप्स योजना ने क्या घोषणा की? ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की, ये जो मिशन है क्रिप्स मिशन, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। और इन्होंने क्या घोषणा की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने निर्वाचित संविधान सभा का बात नहीं की थी अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन क्रिप्स मिशन ने या क्रिप्स योजना में एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। और उन्होंने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। अब इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे ये देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, लेकिन इसको ना तो मुस्लिम लीग, जो उस समय मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी पार्टी थी, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया। ठीक है, इन दोनों महत्वपूर्ण दलों ने जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, दोनों ने इस क्रिप्स योजना को स्वीकार नहीं किया। और महात्मा गांधी ने इस पे एक बहुत बड़ा कमेंट किया जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो गांधी जी ने इस मिशन को क्या बोला, इस प्रस्ताव को बोला पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्यों? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि आपको चेक तो आज दे रहे हैं, लेकिन उस चेक से आप पैसा 6 महीने बाद निकाल सकते हो। यानी ये चेक कब से लागू होगा उसके ऊपर डेट 6 महीने बाद की या 3 महीने बाद की है। तो चेक तो आपके पास पड़ा है, लेकिन आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते। तो उसी तरीके से गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज हमको ये ऑफर दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। तो अभी क्यों नहीं हो सकता? तो इसीलिए गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा, भविष्य का वादा। तो आपको ये याद रखना है। क्या याद रखोगे कि एक तो क्रिप्स योजना का संबंध किससे है? तो भारत में संविधान सभा के गठन से संबंधित है। दूसरा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया। तीसरा,
क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और चौथी चीज़ कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो 4 चीज़ें याद रखना है। अब संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्रम विकास, यानी अब तक संविधान सभा की पहली मांग उठी तब से लेके और क्रिप्स मिशन तक हम सब एक इसको व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं, ताकि पूरे एक पेज में आपको ये महत्वपूर्ण जो चरण है संविधान सभा के गठन से पहले के, वो आपके सामने आपके रिवीजन करने के लिए आसानी से आपके सामने उपलब्ध हो। तो सबसे पहले 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन का विचार रखा। उसके बाद में फिर 1906 में पहली बार स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव को शामिल किया गया। एक इस समय स्वराज आंदोलन चल रहा था। आधुनिक भारत के इतिहास में इस समय स्वराज आंदोलन चल रहा था और उसी आंदोलन के अंतर्गत पहली बार संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया। फिर 1934 में, मैं आपको बता चुका हूँ व्यक्ति का नाम क्या है, एम.एन. रॉय। तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया गया। फिर 1935 में सबसे पहले आधिकारिक रूप से किसने मांग की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के मांग की गई। कब की गई? 1935 में। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया? 1940 में आया। और इसमें क्या कहा गया कि सैद्धांतिक रूप से कि हाँ, भारत में संविधान सभा का गठन जरूरी है, संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया जाएगा, ये सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया अगस्त 1940 में, जिसको क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। फिर 1942 में कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन। और इसने क्या कहा कि संविधान सभा की मांग की स्वीकृति दे दी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया और कांग्रेस ने भी इसको नहीं माना। ठीक है। और फिर 1946, अब ये क्रिप्स मिशन तक का हो गया। इससे आगे बढ़ते हुए एक आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना, ये भी अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था। अब इसमें ये कब भेजा गया, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, मार्च 1946 में ये भारत आया। कब आया? मार्च 1946 में भारत आया। ठीक है। इसके 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, इसके 3 सदस्य थे। इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? पहला A.V. अलेक्जेंडर, दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 2 इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है, ये क्रिप्स मिशन के भी चेयरमैन थे। तो ये आपको 2-3 याद रखना। कैबिनेट मिशन के जो तीसरे सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है। तो कौन थे तीसरे सदस्य? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ये क्यों आया था? ये भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव किस तरीके से होंगे, संविधान सभा का गठन किस तरीके से होगा, कितने सदस्य होंगे, ये सब तय किया था कैबिनेट मिशन योजना ने। तो भारत के संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मिशन है तो वो कैबिनेट मिशन है। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि पहली बात, कैबिनेट मिशन का क्यों आया भारत? तो भारत में संविधान सभा के गठन के लिए योजना लेकर आया कैबिनेट मिशन। दूसरा, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। इसके बाद में ये भारत कब आया? तो मार्च 1946 में ये भारत आया। ठीक है। फिर
इसने क्या किया, इसने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए एक प्रारूप तैयार किया कि किस प्रकार भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे और कितनी सीटों पर चुनाव होंगे, चुनाव किस तरीके से होंगे, चुनाव में वोट देने वाला कौन होगा और चुनाव में कौन कौन से समुदाय के लिए कितनी सीटें तय की गई। ये सारी जो योजना है ये कैबिनेट मिशन ने तय की थी। तो भारत की संविधान सभा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योजना अगर कोई है तो वो कैबिनेट मिशन है। ठीक है, उसके बाद में नवंबर 1946 यानी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार नवंबर 1946 में क्या हुआ कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया और जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। ठीक है, तो कब चुनाव हुए? जुलाई 1946 में। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के गठन होने के बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन तिथियों से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तिथियां कौन सी है? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है? 9 दिसंबर 1946। क्यों? क्योंकि इस समय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। तो क्या किया गया? पहली बैठक, किसकी पहली बैठक? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। इस पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इस पहली बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, 9 दिसंबर 1946 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक इस तिथि को हुई। दूसरा, इस तिथि को जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन बने संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, फिर आ गया 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ चीज़ों के कारण महत्वपूर्ण है। पहला कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तीसरी चीज़, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, यानी कोई भी संविधान सभा का सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में नहीं था, इसलिए सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने भारत में संविधान किस प्रकार का होगा, भारत में राज्य कैसा होगा, भारत राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, हम संविधान सभा और संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यानी संविधान और संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल की गई। ठीक है, तो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित नेहरू ने किया। दूसरा, कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया। तीसरा, इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। और चौथा, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या शामिल था? तो उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा और संविधान के उद्देश्य कौन कौन से थे ये शामिल किए गए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको 5वीं बता देता हूँ। क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? कि यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, अब आ गया 1947। 1947 में एक अधिनियम पारित हुआ। आप सब जानते हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। वो इसी अधिनियम के अंतर्गत मिली थी। ये अधिनियम किसने पारित किया? ये पारित किया ब्रिटेन की संसद ने। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ और इसने इसके अंतर्गत भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसने संविधान सभा में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? पहली चीज़, एक तो भारत की संविधान सभा अब संप्रभु हो गई, अब स्वतंत्र हो गई। पहले भारत की संविधान सभा ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत काम कर रही थी, यानी वो ब्रिटिश कानून द्वारा बनाई गई संविधान सभा थी और स्वतंत्र नहीं थी। अब जब भारत 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हो जाएगा
तो अब जो संविधान सभा है वो क्या हो जाएगी, संप्रभु और स्वतंत्र संविधान सभा हो जाएगी। यानी अब जो संविधान सभा है वो ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं करेगी, स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। दूसरा, संप्रभु संविधान सभा का क्या अर्थ है? संप्रभु संविधान सभा का अर्थ है कि अब संविधान सभा जैसा चाहे वैसा संविधान भारत के लिए बना सकती है। यानी कोई भी बाहरी शक्ति संविधान सभा को संविधान निर्माण के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती। अपने आप में संविधान सभा कोई भी निर्णय संविधान निर्माण की दिशा में ले सकती है। तो इसको बोलते हैं संप्रभु संविधान सभा। ठीक है। दूसरा, भारत की संविधान सभा के लिए एक और जिम्मेदारी इस अधिनियम के माध्यम से जोड़ दी गई कि अब संविधान सभा को भारत स्वतंत्र भारत के लिए, यानी 15 अगस्त 1947 से भारत स्वतंत्र हो रहा है, तो स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाने का काम, यानी संविधान तो वो बना रही है, उसके अतिरिक्त सामान्य प्रकृति के कानून जो संविधान से अलग हैं वो बनाने का जिम्मा भी संविधान सभा को दिया गया। यानी अब संविधान सभा भारत का संविधान बनाने के अलावा भारत के लिए अंतरिम संसद के रूप में भी काम करेगी। यानी जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हो जाते, एक नई संसद का गठन नहीं हो जाता, तब तक भारत की संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी काम करेगी। तो भारत की संविधान सभा से संबंधित दो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए वो मैंने आपको बताए। वो कौन से अधिनियम से हुए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 की तिथि आई। इसमें क्या हुआ कि संविधान का जो प्रारूप है उसको तैयार करके संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसमें क्या क्या था? इसमें प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और संविधान में प्लस कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अधिनियमित किया, पारित किया और संविधान के कुछ भाग इस दिन लागू हो गए। इसी की याद में हम इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में 2015 से मना रहे हैं। ठीक है। और फिर तिथि आती है 26 जनवरी 1950। इससे पहले एक और तिथि यहाँ बीच में लिख लो, वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है। ये तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अब 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख है, यानी इस दिन भारत का संविधान लागू हो गया। ठीक है। और इस तारीख को इसलिए चुना गया, अब 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? उसका कारण ये है कि इस तारीख को लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और उसमें पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ये मांग उठाई थी कि हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी अब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहते, हमको पूर्ण संविधान स्वराज चाहिए, यानी हम भारत देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, और उस 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था उसमें यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। तो उस पूर्ण स्वराज दिवस की याद में 20 साल बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का संकल्प लिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। उसी की याद में हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तिथि मैंने सारी बता दी। इन सभी तिथियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ये सब मैंने आपको बता दिए। सभी तिथियों को आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। कैबिनेट मिशन योजना, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है। तो कब गठन हुआ? नवंबर 1946 में। सीटों का बंटवारा किस आधार पे किया? जनसंख्या के आधार पे किया गया। अब इसमें दो चीज़ें आपको देखनी है।
एक तो सीटों का बंटवारा, कौन सी सीटें? संविधान सभा की सीटें। तो संविधान सभा की सीटों का बंटवारा। एक तो इसको संविधान सभा में सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया कि जो प्रत्येक प्रांत है उस प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो प्रत्येक प्रांत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया। एक सदस्य का प्रावधान यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर हुआ। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस दल को विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसके आधार पर उसको संविधान सभा में उतनी ही सीटें दी जाएगी। यानी विधानसभा में जिस दल की सीटों का अनुपात जितना है उसी अनुपात में उसको संविधान सभा में सीटें दी जाएगी। इसको बोलेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको अप्रत्यक्ष चुनाव से के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। दूसरा, संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें तो इनका निर्वाचन हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष चुनाव, और जो देसी रियासतें थे उनके जो सदस्य थे उनको नामित किया गया था, नामांकित किया गया था वहाँ के राजाओं द्वारा। ठीक है, तो ना तो संविधान सभा पूरी तरीके से निर्वाचित थी और ना ही पूरी तरीके से नामांकित थी। कुछ भाग निर्वाचित था, कुछ भाग नामांकित था। जो भाग निर्वाचित था वो ब्रिटिश प्रांत से था और जो भाग नामांकित था वो देसी रियासतों से था। ठीक है। अब इसमें अधिकतम संख्या किसके द्वारा निर्धारित की गई? कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित की गई थी। अधिकतम संख्या कितनी थी? तो 389 अधिकतम संख्या थी। ठीक है, इस मिशन का प्रस्ताव था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य या एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस आधार पर उस समय की जनसंख्या अनुसार कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य और देसी रियासतों से 93 सदस्य हो सकते थे। जो देसी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी वो नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया। ठीक है, बाद में ये शामिल हो गए थे लेकिन शुरुआती चरणों में ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। कौन नहीं हुए? देसी रियासतें। तो ये जो देसी रियासतों वाली सीटें थी ये क्या रही? शुरुआत में खाली रह गई। ठीक है, 1946 जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए ये ध्यान रखना है। जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार, जिसमें सबसे अधिक जो सीटें संविधान सभा में प्राप्त हुई उसमें किसको प्राप्त हुई? कांग्रेस पार्टी को। कितनी? 208 सीटें संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई, जबकि मुस्लिम लीग को, जो दूसरा बड़ा दल था, उसको 73 सीटें प्राप्त हुई। और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने एक एक स्थान पर जीत हासिल की। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण पार्टी को कितनी सीटें संविधान सभा में हासिल हुई? दो आप दलों के नाम याद रखना। कांग्रेस को ये 208 कितने में से है? 296 में से 292, क्योंकि 4 से इसमें सदस्य ब्रिटिश जो प्रांत थे उसमें से थे। उसमें से 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस पार्टी को, यानी बहुमत मिल गया, और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। ठीक है, तो इसमें आपको एक बार सिंप्लीफाई करके सरल करके मैं आपको बता देता हूं कि संविधान सभा
अब इस संविधान सभा में दो तरीके से विभाजन किया गया। एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। ठीक है, इनमें क्या हुआ? इनमें हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव, और इनमें क्या हुआ? इनमें हुआ नामांकन। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? तो ये सीटें थी 296। ठीक है, और यहाँ पे कितनी सीटों पर हुआ नामांकन? यहाँ पे हुआ 93 सीटों पर। ठीक है, अब इनमें ये जो 296 सीटें थी, इसमें से 292 थी प्रांतों से, और प्रांत ब्रिटिश प्रांत, और 4 ये ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र, जैसे अपने यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वैसे उस समय ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र थे। ठीक है, ये जो 93 सीटें थी ये नहीं भर पाई। क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि ये सीटें नहीं भर पाई क्योंकि देसी रियासतों ने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य संविधान सभा से संबंधित बता दिए। अब दलीय स्थिति क्या थी? 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दलीय स्थिति में। सारे दलों का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ कि सबसे अधिक सीटें किसको मिली? तो सर्वाधिक सीटें या सर्वाधिक स्थान किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला। बहुमत मिल गया इनको, कितना? 208 स्थान मिले। फिर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, तो उसको कितनी सीटें मिली? उसको मिली 73 सीटें। अब निर्दलियों को कितनी मिली? 8। और कुल कितने निर्वाचित सदस्य थे? कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य 296। अब इसमें मुस्लिम लीग जो संविधान सभा है, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, 15 थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब संविधान सभा की कार्रवाई, तो पहली बैठक कब हुई? मैं आपको बता चुका हूं जो पहले की स्लाइड्स में, कि पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और ये बैठकें कहाँ पे हुई? तो जो पुरानी संसद है भारत की, उसके सेंट्रल हॉल में आयोजित हुई। और वर्तमान में जो पुरानी संसद जहाँ पे संविधान के बनाने का काम हुआ, उसको अब नया नाम दे दिया है सरकार ने, संविधान सदन। ठीक है, अब एक और तिथि महत्वपूर्ण है और जिसकी हम डिस्कस कर चुके हैं, 13 दिसंबर 1946। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसमें संविधान के संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। यानी संविधान सभा या संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, ये किस में शामिल था? उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। किसने इसको प्रस्तुत किया संविधान सभा में? बहुत महत्वपूर्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? तो स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को, सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संविधान सभा की कार्रवाई के बारे में। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। अब इसमें एक तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा। भारत क्या होगा? एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें, स्वतंत्र और संप्रभु। स्वतंत्र मतलब अब भारत ब्रिटिश प्रशासन के अधीन नहीं है।
संप्रभु का मतलब कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई भी निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के ले सकता है। ठीक है। सभी शक्तियों का जनता में नीत होना, मतलब भारत में लोकप्रिय संप्रभुता होगी। भारत एक गणतंत्र होगा। गणतंत्र का मतलब सभी शक्तियों का स्रोत किसमें? जनता में है। और तो इसको क्या बोलेंगे? लोकप्रिय संप्रभुता भी बोलेंगे। लोकप्रिय संप्रभुता। और न्याय, किस प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। इसके अलावा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, किस बात की स्वतंत्रता? विचार की और अभिव्यक्ति की। और शांति और लोक कल्याण को भारत के संविधान में बढ़ावा दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और वंचित वर्गों के लिए रक्षा के उपाय, यानी उनके हितों की सुरक्षा के उपाय भी संविधान में किए जाएंगे। और फिर यही जो उद्देश्य का है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित हुआ, यही बाद में भारत के संविधान की जो प्रस्तावना बनी उसका आधार बना। ठीक है। तो प्रस्तावना के आधार के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को लिया जा सकता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने इस स्लाइड में डिस्कस की है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें? कि एक तो शक्तियों का स्रोत जनता होगी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत का स्वरूप कैसा होगा? भारत संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र होगा। भारत में शांति और लोक कल्याण को संविधान के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को दी जाएगी। इसके अलावा जो वंचित वर्ग है या फिर पिछड़े वर्ग हैं, जैसे अल्पसंख्यक, आदिवासी और जैसे SC ST OBC, महिला, बच्चे, वृद्ध, इन सब के लिए क्या होगा? उनके हितों की रक्षा के लिए उपाय किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के से जुड़ी हुई है, जो आपके लिए परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा की स्थिति में 2 परिवर्तन किए। 2 परिवर्तन कौन कौन से किए? एक तो ये क्या बन गई? ये बन गई संप्रभु संस्था, यानी अब ये कोई भी संविधान बना सकती थी और अब ये ब्रिटिश संसद से या ब्रिटिश सरकार से कोई भी निर्देश लेने के लिए बाध्य नहीं थी। ठीक है। जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। 2 प्रकार के काम सौंपे गए थे, दोनों कार्यों को अलग अलग करना था। कौन से 2 काम? एक तो भारत के लिए कानून का निर्माण, यानी ये क्या करेगी? किस रूप में काम करेगी? अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। किस रूप में? अंतरिम संसद। ठीक है। जब ये अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी तो इसके अध्यक्ष होंगे GV मावलकर। ठीक है। और ये संविधान के लिए भी काम, निर्माण के लिए भी काम करेगी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण, जब ये संविधान का निर्माण करेगी तब इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये दोनों काम लगातार चलते रहेंगे 26 नवंबर 1949 तक, यानी जब तक संविधान का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ये दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे समानांतर रूप से। ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं संविधान सभा दो काम कौन कौन से करेगी। एक तो स्वतंत्र भारत के लिए हेतु संविधान निर्माण, जब ये इस प्रकार का काम कर रहे होगी तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और दूसरा क्या काम करेगी? भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य। यानी भारत के लिए संविधान के अलावा जो सामान्य कानून है वो बनाने के लिए अंतरिम संसद के रूप में कार्य, और ये कार्य करेगी। तो तब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तब इसके अध्यक्ष होंगे GV मावलकर।
ठीक है, तो ये तब इसके अध्यक्ष होंगे। ये दोनों काम कब तक चलेंगे? ये चलेंगे 26 नवंबर 1949 तक। तो कब तक? 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों काम एक साथ चलेंगे। ठीक है। अब जब देश आज़ाद हो गया, भारत का विभाजन हो गया, तो जो इलाके पाकिस्तान में चले गए, जब नया पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के भी दो भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इलाके थे, ये जब पाकिस्तान में शामिल हो गए, तो भारतीय संविधान सभा में इन इलाकों के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। तो भारतीय संविधान सभा की सदस्यता 389 से घटकर 299 पे आ गई। ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि भारत संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, इसलिए संविधान सभा की सदस्यता 389 से दो घटकर 299 पे आ गई थी। अब संविधान सभा की संरचना क्या है? कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 389। उसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित, और बाकी वाले सदस्य नामांकित। विभाजन के बाद में क्या स्थिति बनी? भारत पाकिस्तान विभाजन, विभाजन के बाद की स्थिति। क्या स्थिति बनी देख लेते हैं। तो संविधान सभा कितने सदस्य रह गए? 299। ठीक है। और 90 सदस्य किस में चले गए? पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य में सदस्यता, वहां के सदस्य बन गए ये लोग। ठीक है। अब संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित थी या नामित थी। जो देसी रियासतें थी उन्होंने तो अपने सदस्यों को नामांकित किया, यानी वहाँ उन्होंने चुनाव नहीं करवाए। तो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो क्या थे? नामित थे। किसने नामित किया? वहाँ के राजाओं ने या राज प्रमुखों ने। और जबकि जो ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, वहाँ से क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से उनको निर्वाचित किया गया। कौन सी प्रतिनिधि प्रणाली अपनाएगी? समानुपातिक या आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाएगी। ठीक है। अब संविधान सभा ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए। कौन कौन से? कि संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये राष्ट्रमंडल है क्या, ये देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल का मतलब हुआ कि वे सभी राष्ट्र जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य की के उपनिवेश रहे हैं। उपनिवेश मतलब जहां पे ब्रिटिश साम्राज्य का शासन रहा है, उपनिवेश रहे हैं, उनके संगठन को राष्ट्रमंडल के नाम से, उनके संगठन को राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। अब भारत अगर इसका सदस्य बन गया है
तो भारत की आज़ादी पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ, भारत ने अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता ली है। ठीक है, तो संविधान सभा ने कब मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकृति प्रदान की। फिर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको कब स्वीकृति मिली, तो राष्ट्रीय ध्वज, कौन सा राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, तिरंगा, इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति दी गई। कब दी गई, 22 जुलाई 1947 को। फिर 24 जनवरी 1950 ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है, तो इन दोनों को अपनाया गया कब, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में। इसके अलावा इसी दिन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो 4 महत्वपूर्ण काम 24 जनवरी को हुए। कौन सा, पहला भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया, दूसरा भारत के राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और चौथा काम संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, यद्यपि इसी संविधान सभा ने 26 जनवरी से लेके आम चुनाव के गठन तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया, यानी 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा और अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा काम करती रही। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया, तो उसके बाद में जो संविधान सभा थी वो अब एक अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही और भारत के लिए एक नई संसद के गठन के लिए 1951-52 में चुनाव हुए। उस चुनाव तक जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही और बाद में 1952 में भारत की पहली निर्वाचित संसद का गठन हुआ, तब तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा काम करती रही। ठीक है, तो नई संसद के गठन तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। अब संविधान सभा में कुल कितने सत्र, ये याद रखना है, ये तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल 11 सत्र आयोजित हुए संविधान सभा के और कुल समय कितना लगा, कुल समय लेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसका कुल समय भारत के संविधान के निर्माण में लगा। ठीक है, अब संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी बड़ी समितियां थी जिन्होंने संविधान सभा के लिए अलग अलग कार्य किए। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। पहला कि कुल बड़ी समितियां कितनी थी, तो 8 बड़ी समितियां थी, पहली बात। दूसरा, इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो 8 बड़ी समितियां, पहला तथ्य तो ये हो गया कि कितनी बड़ी समितियां हैं, 8 बड़ी समितियां। फिर दूसरा कि इनके नाम क्या थे, तो संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राज्यों के लिए समिति। तो 8 बड़ी समितियों में से 3 समितियों के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। अब आ जाते हैं सरदार पटेल। तो सरदार पटेल कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष हैं देख लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, 2 समितियों के अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल है। प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष है सरदार पटेल। ठीक है, फिर प्रक्रिया नियम समिति जो संविधान सभा से संबंधित नियम बनाती थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और संचालन समिति, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 महत्वपूर्ण समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू।
फिर 2 समिति, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। और फिर 2 अन्य समिति, कौन सी, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संविधान सभा की छोटी समितियां थी, 15 छोटी समिति थी, उसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, एक तो वित्त एवं स्टाफ समिति और भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति। तो ये आपको जो 8 समिति हैं इसको याद रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण समिति संविधान सभा की है वो है प्रारूप समिति। कौन सी, सबसे महत्वपूर्ण, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, वो समिति कौन सी है, वो है प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक मानते हैं। ठीक है, तो ये 8 समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष के नाम आपको याद होने चाहिए। आपसे आपकी परीक्षा में इससे जुड़ा एक न एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को, यानी भारत की आज़ादी के बाद इसका गठन हुआ। तो गठन की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, कब, 29 अगस्त 1947 को। अब इसमें सदस्य कुल कितने हैं देख लो आप कुल 7 सदस्य हैं। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं, 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने हैं, 1 अध्यक्ष एवं 6 सदस्य। तो कुल कितने हो गए, 7 सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, पीछे की स्लाइड में देख चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अन्य सदस्य कौन कौन है, तो उनके नाम एक एक बार देख लेते हैं। क्या नाम है, NG अयंगर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, SM सादुल्ला, और पहले थे BN मित्रा, उनके स्थान पे बाद में सदस्य बने N माधव राव, और पहले DP खेतान थे, उसके स्थान पर TT कृष्णमाचारी। ये 2 ये बाद में बने। तो पहले कौन थे और उसके बाद में उनके स्थान पे कौन बने, ये 2 महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखना। तो BL मित्रा के स्थान पे N माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने, और DP खेतान के स्थान पे TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। तो कुल कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। अब 5 उप समिति या सब कमेटी, जिनको परामर्शदात्री समिति या एडवाइजरी कमेटी भी बोलते हैं, ये कमेटी कौन कौन से विषयों पर गठित हुई और इनमें से जो प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन कौन है ये देख लेते हैं। मूल अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। और मूल अधिकार पे JB कृपलानी। पूर्वोत्तर और सीमांत जो जनजातीय क्षेत्र है और असम के अपरिचित और आंशिक रूप से अपरिचित क्षेत्रों से संबंधित समिति GD बारदोलाई, ये उसके उप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जो अन्य अपवर्जित या आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के सदस्य जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। तो ये 4 महत्वपूर्ण उप समितियां 5 में से जिनके अध्यक्षों के नाम आपको याद रखने हैं। और एक और उप समिति थी उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र संबंधी उप समिति। तो 5 उप समितियां हैं संविधान सभा की जो अलग अलग विषयों पर संविधान सभा को परामर्श देती थी। और उनमें से 4 जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष आपको याद रखने। मूल अधिकार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण उप समिति, क्योंकि भारतीय संविधान में नागरिकों और गैर नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 अधिकार थे, बाद में एक हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, बाकी बच के 6 मूल अधिकार। तो उनसे संबंधित जो समिति थी वो थी मूल अधिकार पे उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे JB कृपलानी। फिर अल्पसंख्यक मामलों पर समिति HC मुखर्जी।
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपरिचित और आंशिक रूप से अपरिचित क्षेत्रों संबंधी समिति GD बारदोलाई। और बाकी असम को छोड़ के बाकी जो अपरिचित और आंशिक रूप से अपरिचित क्षेत्र थे उनके लिए जो समिति थी, उप समिति, उसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। ठीक है। अब संविधान का अंगीकरण, जब मूल संविधान जो था जिसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वयं को समर्पित किया गया, पारित किया गया, तो उसको वो तिथि कौन सी है महत्वपूर्ण, 26 नवंबर 1949। इस समय संविधान में कितने भाग शामिल थे, क्या थे, तो इसमें एक तो प्रस्तावना जिसको संविधान में सबसे अंत में लागू किया गया, इसके 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। तो ये क्या है, मूल संविधान की संरचना जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हुआ। तो मूल संविधान की संरचना। ठीक है। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद इसकी उद्देशिका यानी प्रस्तावना को लागू किया गया था। ठीक है। तो पूर्ण रूप से नियमित यानी पूर्ण रूप से इसको पारित करने के बाद उद्देशिका को क्यों लागू किया गया भाई? इसका कारण ये था कि जो संविधान था वो उद्देशिका में जो भी बातें कही गई थी उनके साथ संगत हो। संविधान का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हो जो उद्देशिका के में लिखे गए चीज़ों के विपरीत चला जाए या असंगत हो। ये सुनिश्चित करने के लिए एक बार पूरा संविधान पारित कर लिया संविधान सभा ने, उसके बाद में फिर प्रस्तावना को संविधान के साथ शामिल किया गया। तो संविधान सभा में जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले आती है, लेकिन इसको संविधान सभा ने संविधान के बनने के बाद, उसके पारित होने के बाद संविधान में इसको शामिल किया गया। ठीक है। अब संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए थे। अभी हमारे भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरवमयी उपलब्धि है। तो इसी तिथि को ध्यान में रखे हुए 75 वर्ष माने जा रहे हैं। तो कुछ प्रावधान, सारे नहीं, स्वतः लागू हो गए थे। कौन कौन से? नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान। तो ये जो अनुच्छेद हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये सब कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। बाकी जो जितने भी प्रावधान बचे थे वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इस दिवस की याद में, इसकी स्मृति में 26 जनवरी 1949 को संविधान को पूर्णतया लागू किया गया। और संविधान के लागू होने के बाद दो जो अधिनियम थे जो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए थे, तो ये 3 अधिनियम है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत हेतु अधिनियमित किए गए थे। भारत हेतु अधिनियमित किए गए थे। ठीक है। तो ये इनमें से दो तो निरस्त हो गए। दो कौन कौन से निरस्त हुए? एक तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935। ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए निरस्त, यानी अब ये भारत पर लागू नहीं रहेंगे। निरस्त का मतलब अब ये अधिनियम निरसन, इसको बोलते हैं रिपील। इसका मतलब ये होता है कि अब ये अधिनियम भारत पर लागू नहीं रहेंगे। भारत पर लागू नहीं रहेंगे। तो कौन से निरस्त हो गए? कौन से अधिनियम? दो हो गए,
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा निरस्त नहीं हुआ? एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, ये निरस्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये निरस्त क्यों लागू रहा? ये लागू रहा, इसका कारण ये है कि 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके माध्यम से भारत के लिए एक संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया। हमारे देश में जो उच्चतम न्यायालय काम करता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका पूर्ववर्ती जो न्यायालय था वो था संघीय न्यायालय, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की थी। वो जो संघीय न्यायालय था वो भारत में अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। जैसे वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय से अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में करता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है वो अंतिम होता है। उसके बाद में अपील करने का कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन आज़ादी से पूर्व जो संघीय न्यायपालिका थी, उस न्यायपालिका के आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। यानी वो जो संघीय न्यायपालिका थी या संघीय न्यायालय था, वो अपील का अंतिम स्रोत नहीं था। उसके ऊपर भी अपील के लिए एक सिस्टम या एक संस्था और बैठा रखी थी, उसको बोलते हैं प्रिवी काउंसिल। और वो प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में होती थी। यानी भारत के संघीय न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध इंग्लैंड में बैठी हुई प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपील की जा सकती थी। तो जब भारत में संविधान लागू हो गया, तो उस संविधान के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया। तो उसके बाद में भारत के जो पूर्ववर्ती संघीय न्यायालय था, उसके आदेश के विरुद्ध जो अपील करने का तंत्र प्रिवी काउंसिल के समक्ष रखा गया था, उसको समाप्त करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। कौन सा अधिनियम? अबोलिशन। अबोलिशन का मतलब होता है समाप्त करना। अबोलिशन का मतलब समाप्ति। यानी भारत में संघीय न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल को जो अपील की जाती थी, उस क्षेत्राधिकार को, ज्यूरिसडिक्शन को बोलते हैं क्षेत्राधिकार, तो उस क्षेत्राधिकार को समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। और ये अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भी लागू रहा। ठीक है, तो ये हमने संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। अब संविधान सभा से संबंधित इसका स्वरूप क्या है, इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो आपसे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से? एक तो संविधान सभा का जो चिन्ह था वो क्या था? हाथी। जो इसका चिन्ह था, सिंबल था, वो था हाथी। सर BN राव ये संविधान सभा के सलाहकार थे। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। यानी जो एक सजावट भरा जो संविधान का मूल संविधान की जो प्रति थी उसके ऊपर जो सजावट की गई है वो किसने की है? प्रेम बिहारी रायजादा, उन्होंने उसको अच्छे से लिखा है। और नंदलाल बोस और BR सिन्हा, इन्होंने संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट का कार्य किया। यानी इसमें जो भी हम छोटे छोटे चित्र वगैरह देखते हैं, जो भी इसमें साइड में कारीगरी की गई है, वो सब नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने की है। और जबकि इसको सुलेखन अच्छे तरीके से लिखा गया है, वो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और संत कृष्ण वैद्य, इन्होंने मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया है। इसके अलावा संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के अलावा 2 उपाध्यक्ष भी थे, उनके नाम भी देख लेते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन कौन है? 2 नाम लिख लेते हैं। एक तो है VT कृष्णमाचारी, और दूसरे थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। तो भारत की संविधान सभा के ये 2 उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो भारत की संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे। अब भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो कुल 15
सदस्य इस संविधान सभा की सदस्य थी। कितनी? 15 महिलाएं। उन महिलाओं के नाम क्या है? महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम मैंने यहाँ पे जो 15 सदस्य हैं उनके नाम: अमू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, एनी मास्करेने, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और दक्षयानी वेलायुन। ये भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्य थी। अब आप देखो, संविधान सभा के कुल जितने लगभग 300 सदस्य थे, उनमें से 10% सदस्य भी महिला नहीं है, केवल 15 यानी 5% के आसपास सदस्य महिलाएं थी। जबकि हमारे देश की महिलाओं की आबादी कितनी है? कुल जनसंख्या की आधी आबादी लगभग महिला होती है। तो उस समय भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में नहीं था। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य थी, और उनके नाम भी आप याद रखना। अब राजस्थान से संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन थे और वो कौन सी रियासत से आते थे, ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से सदस्य थे। ये एक ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र था। जैसे अपने यहाँ पे वर्तमान में स्वतंत्र भारत में एक तो पूर्ण राज्य होते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो उसी तरीके से जो ब्रिटिश भारत था उसमें भी जो कुछ क्षेत्र होते थे जो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सीधे उनका शासन किया जाता था, उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र। तो अपने राजस्थान में एक अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र था। तो वहाँ से मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए। फिर माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, और हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से। तो राजस्थान से संविधान सभा के ये महत्वपूर्ण सदस्य रहे। इनमें से कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। जैसे देखो, जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, हीरालाल शास्त्री भी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ये निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे, लेकिन राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री होने का श्रेय हीरालाल शास्त्री को जाता है। तो हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री, ये जयपुर से संविधान सभा के सदस्य रहे। जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जोधपुर राज्य के प्रांत के प्रधानमंत्री भी रहे, और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो ये आप सब लोगों को याद रखना है कि राजस्थान से कौन सा व्यक्ति किस रियासत से राजस्थान से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व उसने किया। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हमने भारत की संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को जाना। आपके लिए जो तथ्यात्मक जानकारी है कि संविधान सभा की शुरुआत कैसे हुई, संविधान सभा बनने से पूर्व कौन कौन ऐसे लोग थे या कौन कौन से राजनीतिक दलों ने संविधान के गठन की मांग उठाई, उसके बाद में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन जो आया था उसके सदस्य कौन कौन थे, कैबिनेट मिशन ने किस तरीके से संविधान सभा के निर्वाचन के लिए योजना तैयार की, और संविधान जब बनना शुरू हुआ तो उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण समिति थी, संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन थे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा जब बनकर तैयार हो गई तो उसके बाद में उसका कार्य किस तरीके से हुआ। राजस्थान से संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन सी रियासत से चुने गए, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी और उनके नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा को आप अच्छे से रिवाइज करें। आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसमें इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। तो इन सब के साथ मैं आज आप सब लोगों का इस कक्षा से जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप अपना स्नेह इसी प्रकार ऑनलाइन सारथी पर बनाए रखें। इस कक्षा की जो पैनल पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन सारथी ऐप पर ज़रूर मिलेगी। आप सभी का इसी प्रकार ऑनलाइन सारथी पर स्नेह और विश्वास बनाए रखें, इसी प्रकार की कामना करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।